नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 के अगले आधे घंटे में। देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। यूपी के बदायूं में गैंगरेप के बाद दो बहनों की लाश पेड़ पर लटका दी जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को लेकर बेतुका बयान देने में लगे हुए हैं। रिपोर्टर के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि आपको तो कोई खतरा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद। उधर बदायूं की वारदात को लेकर बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को बिना कोई देरी किए हुए यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तुरंत ही अपनी सिफारिश केंद्र की सरकार के पास भिजवा देनी चाहिए। यूपी के बदायूं में दो बहनों की गैंगरेप के बाद हुई हत्या को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। यूपी सरकार को केंद्र एडवाइजरी भी भेजने वाला है। उधर पीएमओ ने भी पूरे मामले पर यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की है। उधर महिला आयोग ने भी मामले को संज्ञान में लिया है। आयोग ने दिल दहलाने वाली इस वारदात के बाद जांच दल बनाया है। ये टीम बदायूं पहुंच गई है और जांच के बाद महिला आयोग को रिपोर्ट भेजेगी। बदायूं में दो बहनों से गैंगरेप और उनकी हत्या के मामले में अब तक दो दरिंदे पकड़े नहीं गए हैं। एक आरोपी सिपाही समेत 3 लोगों को ही पुलिस अब तक गिरफ्तार कर पाई है। वहीं 3 पुलिस वालों को कोताही के आरोप में सस्पेंड किया गया है। पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले में लापरवाही बरत रही है। घर वालों के आरोप में सस्पेंड किया गया है। पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले में लापरवाही बरत रही है। घर वालों का कहना है कि मामले में खाकी वर्दी वाला भी आरोपी है, इसलिए निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं है। बदायूं में हुए गैंगरेप को लेकर मचे घमासान के बीच यूपी में एक और गैंगरेप का मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में 4 दरिंदों ने 11वीं की एक छात्रों को अगवा कर उसे गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद बदमाश छात्रा को बेहोशी की हालत में छोड़कर चारों लड़के फरार हो गए। छात्रा के साथ मारपीट भी की गई। चारों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। यूपी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि रेप पीड़ित की मां की जमकर पिटाई कर डाली। इटावा में रेप केस वापस नहीं लेने पर आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर लड़की की मां पर जानलेवा हमला बोला, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। इटावा रेप केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित की मां के साथ पिटाई करने वाले बाकी 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी भी 15 दिन बाद हुई। पुलिस वाले अपराध पर लगाम तो नहीं लगा पा रहे, लेकिन पैसे की वसूली को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं। बदायूं में रिश्वत के पैसे के लेन देन को लेकर थाने में ही पुलिस वालों की भिड़ंत हो गई और हाथापाई की नौबत आ गई। मेरठ में बीएसपी नेता बाबर चौहान की रिहाई के दौरान उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। चौहान की जेल से रिहाई के बाद उनके समर्थकों ने बवाल काटा था। बीएसपी नेता बाबर चौहान के समर्थक हथियारों से लैस थे। जेल से चौहान के निकलते ही समर्थकों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और कोहराम मचाने लगे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन लोगों पर काबू पाया। यूपी में बिजली को लेकर मचे हाहाकार के बीच में सीएम अखिलेश यादव ने बयान दिया है और इसका ठीक रहा केंद्र सरकार के सर फोड़ा है। सीएम ने कहा कि यूपी को कोयला नहीं मिलने की वजह से बिजली का संकट गहरा रहा है। जितनी जल्दी दिया जाएगा कोयला उत्तर प्रदेश सरकार को, उससे ज्यादा तेजी से उत्तर प्रदेश की सरकार कारखाना लगा करके बिजली उपलब्ध कराएगी, क्योंकि कोयला हमारे हाथ में नहीं है। एक तरफ जहां प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दूसरे गढ़ मैनपुरी में पूरे 24 घंटे बिजली दी जा रही है। यूपी सरकार पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि वो इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और रामपुर को वीआईपी ट्रीटमेंट देती है। उधर समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज में बिजली की बर्बादी हो रही है। यहां दिन में भी स्ट्रीट लाइट जलती रहती है। वाराणसी में बिजली कटौती के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी विधायक श्यामदेव राय चौधरी उर्फ दादा की तबीयत बिगड़ गई है। बावजूद इसके उनका अनशन जारी है। उन्होंने अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। चढ़ते पारे ने दिल्ली और एनसीआर में बुरा हाल कर रखा है। गुरुवार को तो दिल्ली में गर्मी का 16 साल का रिकॉर्ड ही टूट गया और कल पालम में तापमान 46 डिग्री के पार हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली में तपती गर्मी के बीच गुरुवार की रात बिजली 4 से 5 घंटे गुल रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी बिजली का यही हाल रहा।
यूपी की राजधानी लखनऊ में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। झुलसा देने वाली गर्मी को देखते हुए लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। गाजियाबाद में भी गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। गर्मी ने बच्चे बूढ़े जवान सभी की मुश्किल बढ़ा दी है। गर्मी से बचने के लिए लोग कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम का सहारा ले रहे हैं। आगरा में गर्मी से पर्यटक बेहाल हैं। ताजमहल और आगरा का किला देखने पहुंचे पर्यटकों को गर्मी के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। तपती गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 RCR में शिफ्ट हो गए हैं। पीएम पद की शपथ लेने के बाद 5 दिन के बाद उन्होंने अपने सरकारी आवास में एंट्री की। इसके पहले तक वो गुजरात भवन में ही रह रहे थे। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सरकारी आवास 7 RCR पहुंचे थे और यहां पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने पूजा पाठ किया। साथ ही 7 RCR का घूम घूमकर उन्होंने पूरा मुआयना भी किया। मोदी की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री आवास में एक सुरंग भी बनाई जा रही है। इस सुरंग 7 RCR से सफदरजंग एयरपोर्ट तक जाएगी। इस सुरंग का मकसद पीएम की सुरक्षा करना और उन्हें भीड़भाड़ से बचाना है। एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सुरंग कैसी होगी। 7 RCR से मोदी की कार निकलेगी और 1.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग से होते हुए सफदरजंग एयरपोर्ट तक पहुंचेगी। 2 महीने के अंदर इस सुरंग को बना लेने की खबर है। ये सुरंग कमाल अतातुर्क रोड, गोल्ड फोर्ट और सफदरजंग अस्पताल होते हुए सफदरजंग हेलीकॉप्टर हैंगर पर जाकर खत्म होगी। CPWD ने 2010 में सुरंग का काम शुरू किया था, लेकिन अब दिल्ली मेट्रो को ये काम दे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन को गुजरात पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है। मेहसाणा में जहां जशोदाबेन रहती हैं, वहां 3 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है। पहले कहा जा रहा था कि मोदी की पत्नी जशोदाबेन को SPG सुरक्षा मिलेगी। हालांकि फिलहाल मेहसाणा पुलिस ने उनके घर पर 3 जवान तैनात कर दिए हैं और जशोदाबेन जहां भी जाती हैं पुलिस वाले साथ होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि उनकी जिंदगी को सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि कुछ राज्य मेरे संघर्ष को स्कूल सिलेबस में रखना चाहते हैं, लेकिन किसी जीवित इंसान की जीवनी सिलेबस में नहीं डालनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर यह भी कहा कि आज भारत जैसा है उसे बनाने में कई महान लोगों का अहम योगदान रहा है और इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। युवा पीढ़ी को ऐसे महान लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकार ने ऐलान किया था कि वो मोदी की जीवनी को सिलेबस में डाला जाएगा ताकि स्कूली बच्चों को मोदी के संघर्ष के बारे में पता चल सके, लेकिन अब मोदी ने इस पर ऐतराज जता दिया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जीवित इंसानों की जीवनी स्कूली सिलेबस में शामिल नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कदम उठाया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात शाम 4:30 बजे होनी है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर दोनों में चर्चा हो सकती है। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मुलाकात की। बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से समान व्यवहार की गुजारिश की। साथ ही सीमांध्र को आर्थिक सहायता और निर्णय में साझेदारी की मांग की गई। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की थी। जेटली से मिलकर चंद्रबाबू नायडू ने सीमांध्र के लिए स्पेशल पैकेज मांगा। उन्होंने सीमांध्र के लिए स्पेशल स्टेटस और इंडस्ट्रियल पैकेज की भी डिमांड की। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाली है। मुलाकात के दौरान जयललिता तमिलनाडु के मुद्दे उठाएंगी और साथ ही राज्य के लिए एक राहत पैकेज की भी मांग करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति को बुलाने के चलते जयललिता ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट किया था और वो नहीं आई थी, लेकिन अब वो मोदी से मिलकर उन्हें बधाई देंगी और तमिलनाडु पर खास ध्यान देने की अपील करेंगी। इंडिया न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार 15 जून के बाद और बजट सत्र से पहले कर सकते हैं। इस विस्तार में कुल 25 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, जिनमें राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। टीडीपी और शिवसेना के 2 राज्य मंत्री हो सकते हैं। अपने विभाग से नाखुश अनंत गीते का मंत्रालय भी बदला जा सकता है। वहीं बिहार से भी एक मंत्री बनाया जा सकता है। जिन राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला वहां से भी मंत्री बनाए जाएंगे। हिमाचल से अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि उत्तराखंड से बीसी खंडूरी या फिर भगत सिंह कोश्यारी को जगह दी जा सकती है। अभी तक
हिमाचल और उत्तराखंड से कोई मंत्री नहीं है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी जगह मिल सकती है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी के तौर पर दूसरा मुस्लिम चेहरा भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। गुजरात के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अन्ना ने कहा कि मोदी सरकार ने भविष्य के लिए एक आशाजनक तस्वीर सामने रखी है। अन्ना हजारे ने काले धन पर एसआईटी का गठन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अन्ना ने पीएम के उस निर्देश को भी सही ठहराया जिसमें उन्होंने मंत्रियों से रिश्तेदारों को पीए नहीं रखने को कहा था। हालांकि अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि वो अगले 4-6 महीने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों के कामकाज पर करीब से नजर रखेंगे और सरकार ने अगर जनता से किए वादे पूरे नहीं किए तो देश भर में आंदोलन भी चलाया जाएगा। अन्ना हजारे ने जहां मोदी की जमकर तारीफ की वहीं अपने पूर्व सहयोगी अरविंद केजरीवाल को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में थे और पूरी तरह से राह भटक गए। नरेंद्र मोदी के खास सिपे सलार और बीजेपी यूपी के प्रभारी अमित शाह वडोदरा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कल ही मोदी ने वडोदरा सीट की सांसदी से इस्तीफा दिया है जिसके बाद अमित शाह का नाम सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो पब्लिक से माफी मांगेंगे। कल दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में केजरीवाल ने माना कि दिल्ली की सत्ता छोड़ना गलती रही और इसके लिए वो माफी मांगेंगे। आम आदमी पार्टी अब घर घर जाकर लोगों को समझाएगी और गलतियां मानते हुए माफ करने के लिए कहेगी। केजरीवाल खुद भी हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। जनता में जो गलतफहमी पहुंची है उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए कार्यकर्ता कैसे घर घर जाके लोगों को फिर से अपने मुद्दों को समझाने के लिए और अपने मुद्दों के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, उस पर पूरी रणनीति। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मसले पर बात हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नो टोबैको रैली में हिस्सा लिया। तंबाकू के खिलाफ लड़ने वाले छात्रों के एक संगठन ने रैली का आयोजन किया था। हर्षवर्धन ने भी लोगों से तंबाकू न खाने की अपील की। अब सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो अपने ही परिवार के किसी सदस्य को मैनपुरी से उम्मीदवार बना सकते हैं। हाल ही में मुलायम ने ये सीट छोड़ी है। कांग्रेस नेता टीएच मुस्तफा ने राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी की जो उन्हें महंगा पड़ गया। पार्टी ने मुस्तफा को सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई है। मुस्तफा ने राहुल को जोकर तक कह दिया था। केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएच मुस्तफा ने राहुल गांधी को पद से बेदखल तक करने की भी मांग की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल के चलते हम चुनाव हारे और अगर वो कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें जबरन हटा देना चाहिए। कांग्रेस नेता मुस्तफा ने यह भी कहा था कि कांग्रेस की कमान अब प्रियंका गांधी के हाथों में सौंप देनी चाहिए और उन्हें ही कांग्रेस अध्यक्ष बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल का व्यवहार जोकरों जैसा है। उनकी अगुवाई में पार्टी का भला नहीं होने वाला। नई सरकार में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को मिल रही सुरक्षा जांच में छूट खत्म हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि आमतौर पर हर भारतीय को सुरक्षा जांच से गुजरना चाहिए। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा को भारतीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से छूट मिली हुई है। ऐसी छूट सिर्फ वीवीआईपी को मिलती है और उनकी लिस्ट एयरपोर्ट पर लगी रहती है। रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी इस लिस्ट के आखिर में है। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड मामले पर सुनवाई टल गई है। मामले पर मंगलवार को सुनवाई होगी। नर्सरी एडमिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है और 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। दरअसल इंटर स्टेट ट्रांसफर को लेकर 4 बच्चों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिस पर सरकार को नोटिस भेजा गया है। दरअसल पिछली सुनवाई में इंटर स्टेट ट्रांसफर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 बच्चों को एडमिशन देने का निर्देश दिया था। इसी आदेश का लाभ 4 और बच्चों के अभिभावकों ने मांगा है जिस पर अब दिल्ली सरकार को जवाब देना है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के परिणाम आज जारी कर दिए गए। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। 90% से ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। वहीं लड़कों की सफलता का प्रतिशत 87% रहा है। अपने गुस्से और ड्रामा के लिए मशहूर एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा एक बार फिर से विवादों में है। जिस बिल्डिंग में डॉली बिंद्रा रहती हैं वहां कल खूब ड्रामा हुआ। डॉली के परिवार वाले और पड़ोसी के परिवार के बीच जमकर हाथापाई हुई।
बिग बॉस की प्रतिभागी रही डॉली बिंद्रा के फ्लैट में मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें हाथापाई के दौरान डॉली भी बीच में नजर आ रही है। एक तरफ डॉली का परिवार है, दूसरी तरफ बिल्डिंग के पड़ोसी का परिवार। डॉली ने अपने पड़ोसी सुनील खांडपुर के परिवार पर मारपीट का आरोप लगाया है। डॉली का आरोप है कि साल 2012 में सुनील खांडपुर ने उनके परिवार पर जातिगत टिप्पणी की थी। इसके बाद दोनों के बीच तलखी बढ़ गई। डॉली ने पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई है। डॉली का आरोप है कि इसी बात को लेकर सुनील खांडपुर और उनके परिवार वालों ने डॉली के घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें उन्हें चोट भी आई। मध्य प्रदेश में सिंधिया छतरी परिसर के बाहर आग ने जबरदस्त तबाही मचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोगों के मुताबिक बारात के दौरान हो रही आतिशबाजी से आग लगी। देर रात आग लगने से लोगों को उसकी भनक बाद में लगी। आग से हरियालों को काफी नुकसान हुआ है। भोपाल में झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगने से 25 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। ये आग मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने बनी झुग्गियों में लगी। राहत की बात यह रही कि आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से खासे नुकसान की बात कही जा रही है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में लगी आग में 100 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। नागपुर में आम की एक बड़े गोदाम में आग लग गई। आग से करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आम पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्बाइड से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड के छतरपुर में स्कॉर्पियो और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हो गए। सभी लोग एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे। छतरपुर में स्कॉर्पियो और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हो गए। सभी लोग एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे। बिहार के दरभंगा में करेह नदी से 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया। 28 तारीख को निर्माणाधीन पुल का गाटर गिरने से कई मजदूरों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के अंधेरी में नाइट क्लब में गोली चलने से हड़कंप मच गया। नाइट क्लब में एक लड़की से छेड़छाड़ हुई। जब लड़की ने इसकी शिकायत मैनेजर से की तो आरोपी ने मैनेजर को ही गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक लड़के की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के सिर पर शीशे से वार किया गया था। सिर से कांच के टुकड़े मिले हैं। मरने वाले की उम्र 26 से 28 साल के बीच है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने लूटपाट की वारदात के बाद एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। लोनी इलाके में फर्नीचर कारोबारी के घर में घुसकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक लड़के ने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी मां की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हॉस्पिटल में महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है। कानपुर रेलवे पुलिस ने सेना के एक जवान को महिलाओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सेना का जवान शराब के नशे में एक महिला के साथ छेड़खानी कर रहा था। कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में पार्क के अंदर लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मरने वाले के सिर में गोली लगी थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। नागपुर में पुलिस ने नकली नोट का गोरखधंधा करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। हरियाणा के सिरसा में घरेलू विवाद में लड़के और लड़की दोनों के घर वाले थाने में पहुंचे और आपस में भिड़ गए। दोनों ने बीच बचाव करने आए पुलिस वालों को भी पीट दिया। इंदौर में एक युवक ने अपनी सास की ज्यादतियों से तंग आकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पीड़ित घर जमाई था। मरने से पहले उसने सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए सास को जिम्मेदार ठहराया है। बिहार के बगहा में छेड़खानी से तंग आकर स्कूल की लड़कियों ने एक मजनू की चप्पलों से पिटाई कर दी। स्कूल के पास कई लड़के